हेलो, मेरा नाम प्रांजल और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में कि फेलियर ऑफ डीसी जनरेटर। ये बिल्कुल इस तरीके से कि आपने जनरेटर को स्टार्ट करा और सब कुछ सही था। आपने सब कुछ एकदम प्रॉपर जो होना चाहिए उसी तरीके से आपने जनरेटर को स्टार्ट करा और कुछ भी नहीं हुआ। बल्ब जो लगाया था आपने वो जला ही नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा मूवी स्वदेश में, जब वो पहली बार जनरेटर को स्टार्ट करता है, तो जनरेटर जब स्टार्ट होता है, रोटर घूम रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन बल्ब नहीं जलता। बिल्कुल उसी तरीके केस है कि हमने क्या करा, एक डीसी जनरेटर को लिया, उसको प्रॉपर कंडीशंस दी, सब कुछ सही करा, लेकिन जनरेटर स्टार्ट नहीं हुआ। यानी कह सकते हैं रिक्वायर्ड वोल्टेज जो था वो हमें नहीं मिला, जबकि जनरेटर क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली आप उसे प्राइम मूवर से रोटेट करा रहे हो। तो ये जो हम लोग लेक्चर डिस्कस करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम लोग सीखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि रोटर से रोटेट होने के बाद, प्राइम मूवर से रोटेट कराने के बाद भी हमें वोल्टेज में कुछ नहीं मिल रहा है। जनरेटर जो है वो एक तरीके से फेल हो जा रहा है। ठीक है, तो इस केस के इसमें हम लोग क्या क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं, जरा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ऐसे कौन से पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से जनरेटर फेल हो गया है, यानी कि जनरेटर डीसी वोल्टेज सफिशिएंट अमाउंट का डीसी वोल्टेज जनरेट नहीं कर रहा है। सेकंड केस, क्या होता है क्रिटिकल रेजिस्टेंस और क्रिटिकल स्पीड इन डीसी मशीन के अंदर। ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसको हम लोग सीखेंगे ये दोनों क्या चीज होती हैं। थर्ड केस, कैसे ये दोनों चीजें जो हैं, यानी कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस और क्रिटिकल स्पीड, ये आपस में रिलेटेड हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं जनरेशन के फेलियर के लिए। ठीक है, इसको हम लोग बहुत डिटेल में इसमें देखेंगे। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, ये जो मतलब इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो लेक्चर मैं बना रहा हूँ, यानी कि जो लेक्चर आपको बता रहा हूँ मैं, ये सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के फेलियर केसेस के ऊपर है। कौन से? सेल्फ एक्साइटेड। ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड। ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कौन से होते हैं ये बता चुका हूँ, जिनके अंदर जो फील्ड वाइंडिंग होती है और वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ आपस में रिलेटेड होती है, लिंक्ड होती है, चाहे सीरीज में हो, चाहे शंट में हो, चाहे सीरीज शंट यानी कंपाउंड की फॉर्म में हो। तो ऐसे जनरेटर होते हैं वो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर्स होते हैं, जिनके अंदर आपको एक्साइटेशन अलग से नहीं देनी पड़ती। उनके अंदर एक्साइटिंग जो वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग, वो सेल्फ एक्साइटेड होती है, यानी कि आर्मेचर के थ्रू। ठीक है, तो ये वो वाले केसेस हैं। तो इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। अच्छा, पुराने जो लेक्चर था, जो पिछला लेक्चर जस्ट मैंने लिया था मैग्नेटाइजेशन कर्व वाला, उसमें मैंने बताया था कि एक वोल्टेज बिल्डअप का प्रोसेस होता है। यानी कि आपको मैंने बता रखा था कि क्या होता है, एक होता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, फाई आर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, यानी कि कभी भी अगर जनरेटर तुमने टेस्ट किया होगा या एक बार भी अगर उसको एनर्जाइज किया होगा, तो वो अपनी कुछ मैग्नेटिज्म को स्टोर करके रखेगा। जब तुम उसे एन स्पीड से रोटेट कराओगे विदाउट एक्साइटिंग करंट, यानी कि फील्ड करंट हमने कितना दे रखा है, जीरो, इन डेट केस जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है, ये जो होगा, ये फ्लक्स कटिंग एक्शन से क्या करेगा, एक ईजी आर ले आएगा, रेसिडुअल ईएमएफ। और ये ईएमएफ जो होगा ये क्या करेगा, ये एक फील्ड करंट, रेसिडुअल करंट के रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कारण एक फील्ड करंट फ्लो कराएगा। एंड दिस फील्ड करंट ये क्या करेगी, ये एक फर्दर फ्लक्स बनाएगी, फील्ड फ्लक्स। और ये फील्ड फ्लक्स इस रेसिडुअल फ्लक्स के साथ मिलके ईजी को बढ़ाना शुरू कर देगा। यानी कि क्या होगा, ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो है, यानी कह सकते हैं आईएफ और ईजी, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते चले जाएंगे और इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था वोल्टेज का बिल्डअप प्रोसेस। ठीक है, तो उससे क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, अगेन ईजीआर बढ़ेगा। ये सारी चीजें मैं पुराने लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ। तो इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से मेथड हैं, ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से आपका वोल्टेज बिल्डअप फेल हो गया, या कह सकते हैं जनरेटर नहीं चला। ठीक, तो पहला जो सबसे पहला है और बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि रेसिडुअल नो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, कि कोई भी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ही नहीं है। यानी कि मतलब हमने बताया था पुराने लेक्चर में कि जब भी आप मशीन को एक बार टेस्ट किया गया होगा तो कुछ उसका मैग्नेटिज्म बचा रह गया था। लेकिन मान लेते हैं आपने जो डीसी जनरेटर लिया मार्केट से, उसकी टेस्टिंग ही नहीं हुई है, यानी कि कभी भी उसको एक बार भी टेस्ट नहीं किया गया है, और कैसे भी करके, और भी दो तीन रीजन अभी बताऊंगा, उसका जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म था, यानी कि जो फाई आर था, वो कितना हो गया, वो हो गया जीरो। तो जब फाई आर जीरो होगा, इन डेट केस अगर तुम एन आरपीएम पे घुमाते भी रहोगे तब भी ईजी जो होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि ईजी इक्वल टू एनपी फाई जेड होता है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ईजी जो होता है वो कितना होता है, के फाई और एन। ठीक, तो अगर तुम फाई को जीरो कर दोगे, क्योंकि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जीरो है, इन डेट केस ईजी क्या होगा, ये भी तुम्हारा जीरो हो जाएगा। और इसी केस को कहते हैं नो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म केस। ठीक, इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है कि क्या हुआ, एजिंग के कारण, ड्यू टू एजिंग, यानी कि क्या हुआ है, एज हो गई है। मैंने बताया था तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्सेस परमानेंट मैग्नेट वाले लेक्चर में कि क्यों हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू परमानेंट मैग्नेट। ठीक, तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो होता है ये थोड़े समय के लिए रहता है, यानी कि आपने अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ली है और उसको एक बार एक्साइट करा, देन उसको हटा दिया एक्साइटमेंट, तो उससे क्या होगा, थोड़ा जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म था वो समय के साथ अपने आप को बेकार करता चला जाएगा। उसके जो डोमेन्स होंगे, जो अलाइंग हुए होंगे, वो धीरे धीरे समय के साथ क्या करेंगे, अपने आप को
डिसओरिएंट कर लेंगे या कह सकते हो रैंडम ओरिएंटेशन में अपने आप को अरेंज कर लेंगे। तो ड्यू टू एजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो ऑब्वियस चीज़ है, जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म थोड़ा सा रहा होगा, यानी कि थोड़े से डायपोल जो एक ही तरफ रह गए होंगे, वो टेम्परेचर के कारण या रूम के मतलब एटमॉस्फेयर वेरिएशन के कारण क्या होंगे, रैंडम अरेंज हो जाएंगे। और एक बार रैंडम अरेंज हो गए तो नेट फ्लक्स फाई आर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक रीजन ये हो सकता है। सेकंड रीजन जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के खत्म होने का हो सकता है वो है न्यू मशीन विदाउट टेस्टिंग। ठीक है, तो न्यू मशीन, ठीक है, विदाउट टेस्टिंग या विदाउट टेस्टिंग कह सकते हो इसको, या अल्टीमेटली विदाउट रेसिडुअल फ्लक्स। ठीक है, तो यानी कि आपने क्या करा, एक नई मशीन खरीदी है जिसकी कोई टेस्टिंग नहीं की गई थी, या कह सकते हैं उसके अंदर किसी भी तरीके का रेसिडुअल फ्लक्स इंस्टॉल्ड नहीं था। ठीक है, तो ये तो दो प्रॉब्लम हुई जिनकी वजह, मतलब ये वो प्रॉब्लम्स हैं, वो रीजंस हैं जिनकी वजह से एक आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म एब्सेंट हो सकता है। ठीक, जिसकी वजह से जनरेटर जो तुम स्टार्ट कर रहे हो वो फेल हो जा रहा है, यानी कि कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं कर रहा है वो, कि बल्ब जल सके। ठीक, अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है। आप क्या करोगे, आपने जो भी अपनी जो फील्ड वाइंडिंग है, यानी कि जो उसकी फील्ड वाइंडिंग है, उसको क्या करोगे, तुम उसको एक एक्सटर्नल डीसी सोर्स से एक्साइट करोगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल डीसी सोर्स से एक्साइट करोगे, एक्सटर्नल डीसी सोर्स से एक्साइट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते हैं ये मेरे पास पोल्स हैं, ठीक है, और ये उनकी फील्ड वाइंडिंग थी, ये रोटर है, और ये फील्ड वाइंडिंग जो थी सीरीज में कनेक्टेड थी। तो हम क्या करेंगे, इन पोल्स को क्या करेंगे, एक बाहर से बैटरी लेके आऊंगा और उसे इन पोल्स पे लगा के, इन पोल्स की वाइंडिंग से लगा के, ये बैटरी लेके आया मैं, और इस बैटरी से मैंने इन्हें एक्साइट करा। एक बार इन्हें एक्साइट करोगे, एक बार जैसे ही एक्साइट करोगे तो उससे क्या होगा, इनिशियल फ्लक्स मिल जाएगा जो रेसिडुअल फ्लक्स का काम करेगा, और प्रोसेस आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये जो सेपरेटली एक्सटर्नल यानी कि एक्सटर्नल डीसी सोर्स से जब हम लोग एक्साइट करते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, फ्रॉम सेपरेट डीसी सोर्स, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फील्ड फ्लैशिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है फील्ड फ्लैशिंग, वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कंपटीशन में कई बार पूछा गया है कि फील्ड फ्लैशिंग क्या होता है। तो फील्ड फ्लैशिंग का क्या होता है कि जब किसी डीसी सेल्फ एक्साइटेड मशीन में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जीरो होता है, तो उसको इनिशियल पुशअप देने के लिए, यानी कि इनिशियल फ्लक्स इंट्रोड्यूस कराने के लिए जो एक्सटर्नल डीसी सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट किया जाता है एक्सटर्नल डीसी सोर्स से, इस प्रोसेस को हम लोग फील्ड फ्लैशिंग कहते हैं। ठीक है, फ्लैशिंग का मतलब थोड़ी देर के लिए एक हाई स्पार्क करंट एक फ्लो कराते हैं हम लोग, फील्ड करंट। ठीक है, तो फील्ड फ्लैशिंग क्लियर हो गया। तो ये दो रीजन थे कि जिनकी वजह से रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जीरो हो सकता है, और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म अगर जीरो होगा तो जनरेटर तुम्हारा फेल हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसके अंदर जो तुम्हारा सॉल्यूशन मैंने बता दिया कि अगर ये प्रॉब्लम है, यानी कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की प्रॉब्लम है, तो ये आंसर है इसका। लेकिन अगर मान लेते हैं आपकी मशीन के अंदर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म पहले से मौजूद है, फिर भी तुम्हारी क्या होती है, डीसी मशीन जो होती है कई बार ऑपरेट करने या डीसी जनरेशन जो डीसी वोल्टेज मिलना चाहिए वो नहीं दे रहा है, उसका क्या रीजन, और क्या रीजन हो सकता है। तो सेकंड रीजन जो बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, जो कि बहुत कॉमन है, वो रीजन होता है फील्ड फील्ड कनेक्शन। ठीक है, फील्ड कनेक्शन एरर। ठीक है, फील्ड कनेक्शन एरर मतलब फील्ड कनेक्शन एरर कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं रिवर्स फील्ड कनेक्शन। ठीक है, रिवर्स फील्ड कनेक्शन, ये दोनों एक ही मतलब है इनका। ठीक है, इनका एक ही पर्पस जो है वो बता देता हूं मैं। ठीक, तो देखो प्रोसेस क्या हो रहा था, यानी कि जो हमारा डिजायर्ड प्रोसेस है कि हमारे एक मशीन के अंदर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म में फाई आर, वो फाई आर क्या करेगा, वो एक रेसिडुअल फ्लक्स जो होगा उसकी वजह से जब हम मोटर को एन स्पीड से घुमाएंगे एन आरपीएम पे, तो एक वोल्टेज मिल जाएगा मुझे, जनरेटेड वोल्टेज, रेसिडुअल जनरेटेड वोल्टेज, यानी छोटा सा वोल्टेज मिलेगा। वो छोटा सा वोल्टेज एक फील्ड करंट फ्लो कराएगा, रेसिडुअल फ्लक्स के कारण फील्ड करंट फ्लो कराएगा। ये फील्ड करंट क्या करेगा, ये बनाएगा फील्ड फ्लक्स, और ये फील्ड फ्लक्स क्या करेगा, इसके साथ मिल जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, जो नेट फ्लक्स होगा वो फाई एफ प्लस में फाई आर, यानी कि रेसिडुअल फ्लक्स प्लस फील्ड फ्लक्स, ये दोनों जब मिल जाते हैं, इन दैट केस वोल्टेज क्या होगा, ईजी, वो राइज अप होना शुरू हो जाता है। ये है एक नॉर्मल बिहेवियर, यानी कि जो मैं चाहता हूं। लेकिन ये अगर इसका एक रिवर्स केस हो सकता है, यानी कि अगर फील्ड वाइंडिंग तुम्हारी रिवर्स डायरेक्शन में लगी, उस केस में क्या होगा, ये जो तुम्हारा फाई आर है, यहाँ इसी साइकिल से समझ लेते हैं, अगर ये फाई एफ प्लस फाई आर आ गया, ये तो हो गया नॉर्मल केस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फाई एफ जो फील्ड फ्लक्स बनता है वो रिवर्स डायरेक्शन में बन जाता है फाई आर के, यानी कि एड अप होने की जगह डिफरेंशियल यानी कि सब्ट्रैक्ट करने लगता है रेसिडुअल फ्लक्स को। फॉर एग्जांपल, अगर तुमने फील्ड वाइंडिंग में एक्साइट करा और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म मान लेते हैं नॉर्थ टू साउथ था, ठीक है, जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म था नॉर्थ टू साउथ था, यानी कि इस डायरेक्शन में था, लेकिन जो फील्ड वाइंडिंग को जब तुमने एक्साइट करा तो उसके अंदर फ्लक्स की डायरेक्शन ये निकल के आ गई, यानी कि ये हो गई फाई एफ की डायरेक्शन और ये थी फाई रेसिडुअल की डायरेक्शन। अब देखो क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जो फील्ड फ्लक्स है ये क्या करेगा, रेसिडुअल फ्लक्स को जीरो कर देगा या उसको खत्म कर देगा, ठीक है, उसको मिटिगेट कर देगा। इन दैट केस अगेन
जो वोल्टेज है वो बढ़ना शुरू नहीं होगा। बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आपका इन केस अगर जो फील्ड फ्लक्स बन रहा है, ठीक है, वो अगर अपोजिट है यानी कि माइनस साइन के साथ है आर के, फाई आर के, ठीक, तो इन दैट केस क्या होगा, ईजी जो होगा वो डाउन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो वोल्टेज बनना चाहिए था, वोल्टेज बिल्डअप होने की जगह वोल्टेज सब्ट्रैक्टिव हो जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। वोल्टेज बिल्डअप कब होगा, जब फाई एफ प्लस फाई आर होगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, ईजी जो होगा वो राइज अप होना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वोल्टेज का बिल्डअप होना, वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस यही कहलाता है। क्लियर हो रहा है, वोल्टेज बिल्डअप, ठीक। और इस केस में क्या होगा, ये वोल्टेज बिल्डअप फेल हो जाएगा। क्लियर है। तो अब ये चीज समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सा था। सॉल्यूशन क्या है भाई, सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है। सॉल्यूशन क्या है कि आप क्या करो, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आप सिंपल सी चीज है कि जो फाई आर माइनस फाई एफ हो रहा है, तो ऐसे केस में फाई एफ को क्या करो, इसकी जो फील्ड फ्लक्स की फील्ड वाइंडिंग जो है उसकी क्या करो, डायरेक्शन रिवर्स कर दो, यानी कि रिवर्स कर दो। रिवर्स कर दो, क्या चीज रिवर्स करनी, फील्ड कनेक्शन। फील्ड कनेक्शन जो है उनको रिवर्स कर दो। ये कैसे कर सकते हैं इसको समझ लो। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं ये मशीन है मेरे पास, शंट मशीन है, ठीक है, और ये आपने इस पे ये हुई फील्ड वाइंडिंग, ठीक, शंट फील्ड वाइंडिंग। क्लियर हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल दिस साइड इज ए एंड दिस साइड इज बी, और इन डेट केस आपको क्या हो रहा है, बल्ब आपका जीरो दे रहा है, यानी कि बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा है, तो हम ये मानेंगे कि वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस फेल हो गया या जनरेटर फेल हो गया है। तो ऐसे में क्या करना है, ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसको रिवर्स कर दो, यानी कि इसका अब जो कनेक्शन है, यानी कि तुम क्या कनेक्शन करोगे, यहाँ से देखो कनेक्शन कुछ इसके रिवर्स करके इस तरीके से लगा दो कि ये ए हो जाए और ये बी हो जाए। इन डेट केस क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा। तो जो नॉर्थ साउथ जो अपोजिट बन रहा था वो क्या बनेगा, साउथ नॉर्थ बनने लगेगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन के हिसाब से ही जो वोल्ट जो फ्लक्स होता है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो अपने आप को चेंज कर लेती है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ फील्ड वाइंडिंग क्या करेंगे, रिवर्स कर दो, फील्ड कनेक्शन जो है उन्हें रिवर्स कर दो। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये सॉल्यूशन समझ में आ गया, प्रॉब्लम समझ में आ गई। तो अगर इन केस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म आपका पिक्चर में मौजूद है, अगर फिर भी बल्ब नहीं जल रहा है, यानी कि जनरेटर फेल हो रहा है, वोल्टेज बिल्डअप का प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो उसका एक रीजन जो है वो ये हो सकता है कि फील्ड कनेक्शन आपने रॉन्ग लगा रखे, यानी कि रॉन्ग फील्ड कनेक्शन आपने यूज करेंगे या रिवर्स फील्ड कनेक्शन का आपने इस्तेमाल किया हुआ है। तो आपको ऐसे में क्या करना है, सिंपल सा सॉल्यूशन है, फील्ड को क्या करो, एक बार रिवर्स करके देखो, क्या फील्ड को रिवर्स करने से बल्ब जल रहा है, यानी कि वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो यानी कि यही एक प्रॉब्लम थी जिसको आपने सॉल्व कर दिया है। ठीक, समझ में आ गई। तो जैसे ही मैं इसे रिवर्स करूंगा, तो अगर इस केस में फाई रेसिडुअल माइनस फाई एफ था, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फाई रेसिडुअल प्लस फाई एफ हो जाएगा। और जैसे ही ये होगा यानी नेट फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज होना शुरू हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, ईजी जो होगा वो भी राइज अप होना शुरू हो जाएगा और वोल्टेज का बिल्डअप प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं आपने रेसिडुअल मैग्नेटिज्म भी आपके पास मौजूद है और आपने फील्ड कनेक्शन रिवर्स करा, तब भी अगर जनरेटर जो है वो तुम्हारा नहीं जल रहा है, यानी कि बल्ब नहीं जल रहा है, वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग चलते हैं थर्ड केस की तरफ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, जो है हाई हाई फील्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, हाई फील्ड रेजिस्टेंस, ठीक, फील्ड रेजिस्टेंस। क्लियर हो रहा है। फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है आरएफ, ठीक है, आरएफ वो क्या है, वो तुमने बहुत ज्यादा ले रखा है, इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। इसके इसी के अंदर मैं आपको समझाऊंगा क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक, इसको बड़े ध्यान से समझना। तो इसको समझने के लिए आपको क्या समझना है, आपको मैग्नेटाइजेशन कर्व याद होगा, मैंने पुराने लेक्चर में बताया था। तो मैग्नेटाइजेशन कर्व हमने देखा था, कुछ इस तरीके का था हमारे पास, ये थी फील्ड करंट आई एफ और ये था जनरेटेड वोल्टेज ईजी। हमने ये देखा था कि कुछ इस तरीके का कर्व ये हमारा मैग्नेटाइजेशन कर्व बना था, और यहाँ से सेंटर से जो लाइन पास हो रही थी मैंने उसको नाम दिया था, ये जो लाइन थी ये तुम्हारी थी फील्ड रेजिस्टेंस लाइन थी, फील्ड रेजिस्टेंस लाइन थी ये। ठीक है, और ये तुम्हारा था मैग्नेटाइजेशन कर्व आ गया था। ये जो वोल्टेज मिल रहा था ये मैंने नाम दिया था ई जी आर, यानी कि रेसिडुअल वोल्टेज, रेसिडुअल वोल्टेज मिल रहा था। क्लियर हो रहा था, यहीं से ही वोल्टेज बढ़ना शुरू होता है, वोल्टेज बिल्डअप का प्रोसेस था। ठीक, अब देखो क्या होता है, ये होती है फील्ड रेजिस्टेंस की लाइन। अच्छा, अगर मैं एक लाइन और ड्रॉ करूं, ध्यान से देखना, ऐसी लाइन जो इस कर्व से टेंजेंशियली जाए, तो फॉर एग्जांपल ये और सेंटर से शुरू हो, तो सेंटर से शुरू होकर कुछ इस तरीके की लाइन जाएगी। ठीक है, ये देख लो, ये वाली लाइन हो गई, ठीक, टेंजेंट से पास हो रही है इस पे, इस मैग्नेटाइजेशन कर्व पे क्या है, ये टेंजेंशियली एक्ट कर रही है। क्लियर हो रहा है, टेंजेंशियली एक्ट करे, या ये कह सकते हो कि इसका जो लीनियर पोर्शन है, देखो इस कर्व के दो पार्ट होते हैं, एक ये वाला जो पार्ट है, यानी कि अगर इसको मैं दूसरे पेन से बता दूं, देखो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, नॉन लीनियर पार्ट है, ये है तुम्हारा नॉन लीनियर पार्ट। क्लियर हो रहा है। और ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, यानी कि ये एरिया, ये क्या है, ऑलमोस्ट लीनियर है, यानी कि अप्रॉक्स टू लीनियर है। तो लीनियर लीनियर का मतलब क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता है। ठीक, और ये क्या कर रहा है, सेचुरेट होने लग रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है लीनियर पार्ट, तो ऐसी लाइन जो सेंटर से पास हो, यानी कि ओ ओरिजिन से निकले
और इस लीनियर पोर्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा टच करे, या कह सकते हो टेंजेंशियली टच करे। तो ऐसी लाइन जो होती है, इस लाइन का बड़ा सिग्निफिकेंस है, इसको हमने नाम दिया हुआ है, इसको नाम देते हैं हम लोग क्रिटिकल रेजिस्टेंस लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस लाइन। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे क्रिटिकल रेजिस्टेंस लाइन नाम दे दिया। ठीक। अच्छा, अगर बात करिए रेजिस्टेंस की, तो देखो जो फील्ड रेजिस्टेंस होता है आरएफ, वो क्या होगा, तो उसका स्लोप निकाल लो। ये जो स्लोप है, यानी कि अगर तुम यहाँ पे इसका स्लोप निकालोगे तो ये निकल के आएगा आरएफ की वैल्यू दे देगा स्लोप। ठीक। और अगर इसका स्लोप निकालें, यानी कि अगर ये जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस लाइन बनाई है, इसका अगर तुम स्लोप निकाल लो, ठीक है, इसका स्लोप इस तरीके से, तो ये जो स्लोप निकल के आएगा टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक। तो यहाँ पे जो स्लोप निकल के आएगा, ये स्लोप निकल के आ जाएगा आर क्रिटिकल। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यहाँ पे सी आर कह रखता हूँ मैं, सी टी आर कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो आर क्रिटिकल निकल के आया है, इसको मैं लिख देता हूँ आर सी टी आर क्रिटिकल। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे। और एक निकल के आया फील्ड आर एफ, क्लियर हो गया, एक है आर एफ। तो अगर आपको जो यहाँ पे कंडीशन बताई गई है कि आपका जो फील्ड रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, फील्ड रेजिस्टेंस लाइन वो इससे नीचे होनी चाहिए, यानी कि उसका जो स्लोप है, या कह सकते हैं फील्ड रेजिस्टेंस, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, समझ में आ गया होगा ये चीज। तो आर एफ जो है उसकी वैल्यू जो हो है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए आर क्रिटिकल से। क्लियर हो गया? एक कंडीशन ये हो गई। इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ, ठीक है, स्लोप ऑफ आर एफ, क्या कह सकते हैं, फील्ड आर एफ क्या है, फील्ड रेजिस्टेंस। फील्ड रेजिस्टेंस का जो स्लोप है, फील्ड रेजिस्टेंस लाइन का जो स्लोप है वो कम होना चाहिए स्लोप ऑफ क्रिटिकल रेजिस्टेंस लाइन। क्लियर हो रहा है? दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि स्लोप जो होता है उसी को हम लोग आर एफ कहते हैं और इसके स्लोप को हम लोग आर सी टी आर कहते हैं। क्लियर हो गया? तो स्लोप जो होगा आर एफ का वो क्या होना चाहिए, यानी फील्ड लाइन का जो स्लोप है वो कम होना चाहिए एज कंपेयर टू क्रिटिकल रेजिस्टेंस लाइन के। ठीक, पहला कंडीशन। दूसरा कह सकते हैं इसी को दूसरे टर्म में कि आर एफ की जो वैल्यू, यानी कि जो फील्ड रेजिस्टेंस होता है, ये कौन सा होता था, तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ये मशीन है, अगेन सेम शंट मशीन ले रहा हूँ, और ये आर्मेचर हो गया आर ए, आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये तुम्हारी जनरेशन ई जी हो गया, यहाँ पे ई जी। तो ये देखो, ये जो फील्ड रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाते थे ना तुम, ये वाला फील्ड रेजिस्टेंस, ये हो गया आरएफ। तो इसी आरएफ की बात हो रही है, ये आरएफ जो है वो यही है। क्लियर हो गया? तो ये जो आरएफ की वैल्यू, यानी कि जो फील्ड रेजिस्टेंस है, ये क्या होना चाहिए, क्रिटिकल से कम होना चाहिए, क्रिटिकल वैल्यू से। ठीक है, तो ये जो स्लोप ये थी, मतलब अगर तुम्हें ग्राफिकली, अगर कभी भी गेट में क्वेश्चन अक्सर आ जाता है या अच्छे एग्जाम से पूछा जाएगा, तो अगर अगर तुम्हें ग्राफिकली बताना है, यानी कि डायग्राम से बताना है, तो मैग्नेटाइजेशन कर्व से आप क्या करो, एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस की लाइन बना लो और एक बना लो फील्ड रेजिस्टेंस की लाइन। तो जो फील्ड रेजिस्टेंस की लाइन है वो, उसका स्लोप कम होना चाहिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस की लाइन से। अगर आपको मैथमेटिकली निकालना है तो सिंपली जो आरएफ की वैल्यू है वो कम होनी चाहिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू से, तब आपका वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस सही होगा, यानी कि तब आपका जनरेटर स्टार्ट होगा। लेकिन अगर इन केस, यानी कि जो प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारे पास रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, यानी कि फाई आर भी ठीक था, हमने फील्ड के जो फील्ड का जो कनेक्शन थे वो भी ठीक थे, कनेक्शन भी ठीक थे, तब भी जनरेटर तुम्हारा क्या कर रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, या कह सकते हैं घूम रहा है प्राइम मूवर से एन की स्पीड पे, लेकिन फिर भी बल्ब नहीं जल रहा है, जैसे स्वदेश में हुआ था। तो स्वदेश मूवी में बताया दिखाया था। तो उसके पीछे एक रीजन और क्या हो सकता है, वो तो मूवी अलग चीज है, मतलब एक रीजन यहाँ पे बता रहा हूँ, और क्या रीजन हो सकता है, डीसी जनरेटर अगर है तो एक रीजन हो सकता है कि जो तुम्हारा आर एफ है वो ज्यादा हो गया है आर सी टी आर से। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो फील्ड रेजिस्टेंस है वो क्या है, बहुत ज्यादा हो गया क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, जो क्रिटिकल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से भी तुम्हारा जो सिस्टम है, यानी कि तुम्हारा जो डीसी जनरेटर है वो वोल्टेज बिल्डअप का प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अच्छा, ये दिखेगा कैसे, अगर हम कहें, अगर मैं एक सर्किट बना, अगर मैं डायग्राम बनाऊं कि कैसे पता चलेगा, तो सिंपल सा डायग्राम बनेगा मैग्नेटाइजेशन कर्व का। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी मैग्नेटाइजेशन कर्व, अगर कुछ इस तरीके से गया हुआ है ये। ठीक, और ये तुम्हारी है ये वाली जो लाइन है, सॉरी, ये लाइन बन गई तुम्हारी आर क्रिटिकल की। ठीक है, तो यहाँ पे जो कर्व होगा, यानी कि जो आर एफ है, वो लाइन ये जाएगी आर एफ। क्लियर हो रहा है? ये देखो, इस केस में अगर इस केस को पर्टिकुलर देखोगे, तो इस केस में आर एफ का जो स्लोप है वो बहुत ज्यादा है आर सी टी आर से। तो इस केस में क्या होगा, वोल्टेज, नो वोल्टेज बिल्डअप, यहाँ पे वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा, या वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा, या फिर कह सकते हैं या क्या होगा, फेल हो जाएगा तुम्हारा डीसी जनरेशन, डीसी का जो वोल्टेज बिल्डअप है वो प्रोसेस फेल हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये समझ में आ गई होगा किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक की कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई होप। ठीक, अब आगे चलते हैं, अगर नेक्स्ट केस की बात कर लें कि और कोई केस हो सकता है, मान लेते हैं हमने रेजिस्टेंस भी रखा हुआ है, और कोई और क्या केस पॉसिबल है, तो उसको भी देख लेते हैं।
इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक, मैंने बता दिया ग्राफ से। अच्छा, अगर आपसे इसी में एक चीज़ और बताना रह गई, अगर मान लेते हैं मैं आपसे ये कहूँ कि ये तो चलो ग्राफ से हो गया, फिजिकली ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर आरएफ की वैल्यू आरसीटीआर से कम क्यों होनी चाहिए? आरएफ की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो क्या दिक्कत आनी चाहिए? ठीक है, तो फिजिकली अगर बात की जाए, यानी कि अगर अंडरस्टैंडिंग की बात की जाए, इसको कैसे समझ सकते हैं? तो देखो, फाई हम लोग हो क्या रहा है, आरएफ जो है वो क्या करता है, आरएफ डिसाइड करता है आईएफ को। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो देखो क्या हो रहा था, जो फाई रेसिडुअल फ्लक्स था, उससे जो ईजी रेसिडुअल आ रहा था, उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 वोल्ट थी, बहुत ही स्मॉल वोल्टेज था, ठीक। अब अगर बात कर लें, ये जो 1 वोल्ट है, यानी कि ये जो 1 वोल्ट है तुम्हारा, ये अगर 1 वोल्ट इसके अक्रॉस अप्लाई हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है आर ए, वो से मैं ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 ले लूँ, तो इस केस में क्या होगा, जितना वोल्टेज बन रहा है 1 वोल्ट का, वो पूरा का पूरा अप्लाई हो जाएगा फील्ड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, आर एफ के अक्रॉस। क्लियर है? अब 1 वोल्ट, तो इसके अंदर जो फील्ड करंट फ्लो करेगी आई एफ, वो कितनी होगी, तो आई एफ इक्वल टू हो जाएगी तुम्हारी 1 डिवाइड बाई, अब ये जो वैल्यू है, ये अगर मान लेते हैं इसे 200 ले लेते हैं, ठीक, ये होगी आर एफ, 200 छोड़ो, नॉर्मल ले लेते हैं आर एफ। अब देखो क्या हो रहा है, ये 1 वोल्ट है, तो जैसे जैसे आर एफ की वैल्यू तुम बढ़ाते जाओगे, तो ऑब्वियस सी चीज़ है, जो आई एफ होगा वो क्या होगा, डाउन होता चला जाएगा, ठीक। अगर आई एफ बहुत ज़्यादा डाउन है, यानी कि अगर तुमने फील्ड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ले लिया, क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज़्यादा, तो इन डेट केस जो फील्ड करंट होगा उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। ऐसे केस में जब फील्ड रेजिस्टेंस की, फील्ड करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन होगी, तो जो फील्ड फ्लक्स बनेगा उसकी भी वैल्यू बहुत कम होगी। तो इन डेट केस जो फाई रेसिडुअल प्लस फाई फील्ड, ये जो आना चाहिए था, वो कितना आएगा, वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल आ जाएगा फाई रेसिडुअल के, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है, बहुत छोटा है, यानी कि 0.0001 है। तो ऐसे केस में क्या होगा, फाई रेसिडुअली नेट फ्लक्स बना रहेगा, और रेसिडुअल फ्लक्स जब रहेगा तो उसकी वजह से ईजी जो है वो ईजी आर ही बना रहेगा, यानी कि तुम कितना भी चला लो, 1 वोल्ट ही तुम्हें आउटपुट में मिलता रहेगा, तो वोल्टेज बिल्डअप का जो प्रोसेस है वो फेल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये मैंने दूसरी तरीके से समझा दिया, ठीक। तो अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ले लोगे तो फील्ड करंट बहुत कम फ्लो करेगा, क्योंकि वोल्टेज जो रेसिडुअल फ्लक्स के कारण जो वोल्टेज बन रहा है, जो जनरेट हो रहा है, वो बहुत कम है, 1 वोल्ट के अप्रॉक्स, 1 से 2 वोल्ट या 3 वोल्ट, ठीक। ये 2 5 भी ले लो, ठीक है, लेकिन क्या है, जो रेजिस्टेंस है फील्ड वाइंडिंग का वो बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में जो फील्ड करंट होगी वो कम रहेगी, फील्ड करंट कम रहेगी तो फील्ड फ्लक्स कम बनेगा, फील्ड फ्लक्स कम बनेगा, तो ऑलमोस्ट जो फ्लक्स होगा वो तुम्हारा लगभग लगभग किसके बराबर आ जाएगा, वो तुम्हारा अप्रॉक्सीमेट निकल के आएगा रेसिडुअल फ्लक्स के बराबर ही। तो ऐसे केस में जब फ्लक्स रेसिडुअल फ्लक्स के बराबर ही रहेगा, तो कभी भी वोल्टेज में बिल्डअप का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये चीज़ एक रीज़न हो गया। अब लास्ट जो रीज़न है, यानी कि जो फोर्थ रीज़न है, उसको वो समझ लेते हैं, वो कैसे हो रहा है, उसको भी देख लेते हैं। तो सब कुछ सही है, हमने क्रिटिकल हमने वो भी सही लिया था, यानी कि जो फोर्थ रीज़न मैं बताने जा रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट, तो हमारा पास रेसिडुअल फ्लक्स भी है, ठीक। दूसरा, फील्ड कनेक्शन जो है वो भी मैंने प्रॉपर सही से लिए हुए हैं। तीसरा, हमने क्या करा है, आरएफ की जो वैल्यू वो कम ले रखी क्रिटिकल वैल्यू से, ये भी ठीक है। देन लास्ट केस, फिर भी तुम्हारा बल्ब नहीं जल रहा है, तो जो चौथा केस है वो क्या हो सकता है, यानी कि फोर्थ केस जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है कि तुम्हारी स्पीड जो है, स्पीड वो क्या है, लेस देन है क्रिटिकल स्पीड से, क्रिटिकल स्पीड, ठीक। जैसे रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है क्रिटिकल रेजिस्टेंस से, स्पीड जो है वो कम है क्रिटिकल स्पीड से। इसको भी समझ लेते हैं क्रिटिकल स्पीड क्या होती है, ठीक है। तो अगेन हम लोग रुक करते हैं अपने मैग्नेटाइजेशन कर्व का, मैग्नेटाइजेशन कर्व को दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन कर्व को अगर मैं दोबारा बनाऊं, ठीक, तो मैंने ही बता रखा था, ये तुम्हारी लाइन थी आर एफ की, यानी कि फील्ड रेजिस्टेंस की लाइन थी, ठीक है। और ये कर्व आपका कुछ इस तरीके से जा रहा था, ठीक, ये हो गया। और ये था N1 स्पीड पे, क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ये कर्व N1 स्पीड पे था, ठीक, ओके। अब देखो ये N1 स्पीड पे था, ठीक। और अगर आपकी बात की जाए N1 स्पीड पे, तो इसकी जो ये लाइन जा रही है, ये कौन सी है, आर क्रिटिकल लाइन है एट N1, ठीक है, आर क्रिटिकल लाइन है N1 पे, ठीक। अब क्या हो रहा है, अगर मैं बड़े ध्यान से देखना इसको, मैंने क्या करा, N1 की स्पीड को डाउन कर दी, यानी कि N1 की स्पीड को डाउन करूंगा तो कर्व क्या होगा, नीचे शिफ्ट होगा। याद करो, पुराने लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने मैग्नेटाइजेशन कर्व जब बताया था, तो वहां पे ये चीज़ आपको समझाई थी कि जैसे जैसे स्पीड हाई करते हैं तो जो वोल्टेज बिल्डअप का प्रोसेस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। रीजन क्या है, ईजी जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है फाई और एन के, ठीक। तो एक जो, अगर तुम फाई को बढ़ाओगे और एन को बढ़ाओगे, किसी भी एक पैरामीटर को बढ़ाओगे, तो उससे क्या होगा, ईजी की वैल्यू राइज अप होती जाएगी। तो अगर हमारा स्पीड तेजी से चलेगा, अगर रोटर तुम्हारा तेज घूमेगा, तो ऑब्वियस चीज़ है फ्लक्स कटिंग एक्शन ज़्यादा होगा, फ्लक्स कटिंग एक्शन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वोल्टेज बनेगा, यानी कि जनरेटेड वोल्टेज क्या होगा, राइज अप हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही क्या होगा, जैसे ही आप स्पीड को राइज अप कर रहे हो, तो वो ये जो मैग्नेटाइजेशन कर्व था वो ऊपर शिफ्ट हो रहा था। इसका रिवर्स क्या होगा, अगर तुम स्पीड को स्लो डाउन करोगे, तो ये जो मैग्नेटाइजेशन कर्व जो मैंने बनाया है, ये क्या करेगा, ये नीचे की तरफ डाउन होने लगेगा, यानी कुछ इस तरीके से ये जो कर्व है
वो कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो रहा है? ये इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। और कम करोगे तो ये कर्व जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गई N2, ये हो गई N3 और ये हो गया मैग्नेटाइजेशन कर्व। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये कर्व 1 है C1, ये कर्व 2 है और ये कर्व है 3। तो कर्व 3 यहाँ पे आ गया। क्लियर? अब देखो क्या हुआ, अगर हमने स्पीड को हम लोग क्या करें, जनरेटर की स्पीड को कम करते चले गए। ठीक, तो ऐसी स्पीड यानी कि वो स्पीड जिस पे क्या होता है, अगर हम बात करें क्रिटिकल स्पीड की, उसको जरा ध्यान से देख लेना इसी कर्व से। ठीक है, तो ऐसी स्पीड जिस पे क्या हो, जो तुम्हारा फील्ड रेजिस्टेंस है, फील्ड रेजिस्टेंस की लाइन है, वो मीट कर जाए क्रिटिकल रेजिस्टेंस की लाइन को, वो कहलाती क्रिटिकल स्पीड। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल देखो, ये वाली जो लाइन गई हुई है यानी कि आरएफ की लाइन, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ दूसरे कलर से। ये वाली जो लाइन गई हुई है, ये फिक्स लाइन है, क्योंकि आपने क्या है, आरएफ तुम्हारा फिक्स है। ठीक है, फील्ड रेजिस्टेंस तुमने फिक्स ले रखा है, वो चेंज नहीं होती। क्रिटिकल वैल्यू जो होगी वो चेंज होती रहेगी, लेकिन फील्ड रेजिस्टेंस की जो लाइन है, यानी कि जो फील्ड रेजिस्टेंस लाइन है, वो हमेशा फिक्स रहेगी। तो ये फील्ड रेजिस्टेंस लाइन हो गई। ठीक है, और ये तुम्हारी हो गई क्रिटिकल रेजिस्टेंस लाइन। तो ऐसी स्पीड जिसपे ये जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस की लाइन है वो मीट कर जाए फील्ड रेजिस्टेंस की लाइन पे। फॉर एग्जाम्पल ये वाली स्पीड N2, N2 पे क्या हो रहा है, जो देखो N2 पे क्या हो जाएगा, अगर इस कर्व की बात करोगे तो देखो, क्योंकि स्पीड कम करने से कर्व क्या और नीचे शिफ्ट हो रहा है, तो ये जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस की लाइन जो मैंने यहाँ बनाई थी N1 की स्पीड पे, N2 की स्पीड वो क्या हो जाएगी, वो मैच कर जाएगी इसी से। देखो ये आ गई RCT क्रिटिकल N2, यानी कि N2 पे देखो क्या हो रहा है, N2 पे दोनों मैच कर रहे हैं, RF और R क्रिटिकल, ये दोनों एक दूसरे पे मैच कर जाए। तो ऐसी स्पीड जिसपे जो फील्ड रेजिस्टेंस की लाइन है वो मीट कर जाए क्रिटिकल रेजिस्टेंस की लाइन पे, वो स्पीड जो होती है ये कहलाएगी, ये वाली जो स्पीड है N2, ये कहलाएगी क्रिटिकल स्पीड। क्रिटिकल स्पीड। क्लियर हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। तो ऐसी स्पीड जिसपे तुम्हारी जो फील्ड रेजिस्टेंस की लाइन और क्रिटिकल रेजिस्टेंस की लाइन एक दूसरे पे मीट कर जाएं, वो स्पीड कहलाएगी N2। क्लियर है? अब देखो क्या हो रहा है, यानी ये बात समझ में आ गई होगी। तो पहले N1 था, N1 क्योंकि ज्यादा स्पीड थी तो इसलिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस लाइन ऊपर थी और फील्ड रेजिस्टेंस नीचे थी। पर जैसे ही तुमने क्या करा, स्पीड कम करी, तो कर्व नीचे शिफ्ट होगा। जब नीचे शिफ्ट होगा तो ऑब्वियस चीज है, उस पर जो टेंजेंट आ रही थी वो भी नीचे शिफ्ट होगी और नीचे शिफ्ट होकर वो इस पर मिल जाएगी। ठीक, ये हो गया। अब अगर मान लेते हैं मैंने N2 से भी नीचे, तो N2 क्या हो गई, क्रिटिकल स्पीड हो गई। ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ थर्ड स्पीड पे चलते हैं। मैंने क्या करा, अब की स्पीड को और कम करा। ठीक है, और स्पीड को किस पे ले आए, N3 पे ले आए। बड़ा ध्यान से देखना, N3 पे। तो N3 क्या है, बिलो है N2 के। अब ऐसे केस में क्या होगा, अब देखो तुम्हारा जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस की जो लाइन है वो क्या बनेगी, अगर कर्व 3 को ले रहे हो तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस लाइन कर्व 3 के हिसाब से ये आ जाएगी। ठीक है, इसको डार्क कर देता हूँ। ये आ गई तुम्हारी क्रिटिकल रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है, ये आ गई क्रिटिकल रेजिस्टेंस लाइन। तो आर क्रिटिकल N3, अगर N3 के लिए लाइन बनाओगे तो ये वाली लाइन आ गई। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि देखो एक बात याद रखना, कर्व की जब तुम शिफ्टिंग करते हो, स्पीड के चेंज होने से कर्व की शिफ्टिंग होती है और कर्व की शिफ्टिंग होने से क्रिटिकल रेजिस्टेंस लाइन जो है वो शिफ्ट हो जाती है। क्योंकि क्रिटिकल रेजिस्टेंस लाइन जो होती है वो जो कर्व के टेंजेंट जाएगी, केवल वही लाइन जो होती है क्रिटिकल रेजिस्टेंस लाइन होती है। ठीक, कांस्टेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगी फील्ड रेजिस्टेंस लाइन, क्योंकि फील्ड रेजिस्टेंस जो होता है वो एक फिक्स वैल्यू होती है। एक बार तुमने कॉइलिंग कर दी, वाइंडिंग कर दी, फील्ड वाइंडिंग, तो वो फिक्स रहेगी डीसी मशीन में। तो इसीलिए जो फील्ड रेजिस्टेंस की लाइन है वो फिक्स रहती है। क्लियर हो रहा है? इसीलिए क्या हो रहा है, आर क्रिटिकल वेरी कर रही है स्पीड के वेरी करने से। ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना कि जब तुम स्पीड को चेंज करोगे, स्पीड के चेंज करने से क्या होगा, स्पीड जनरेशन स्लोप जो होगा, कौन सा, मैग्नेटाइजेशन स्लोप, मैग्नेटाइजेशन कर्व, यानी कि कर्व जो होगा, कर्व मैग्नेटाइजेशन कर्व वो शिफ्ट होगा, वो चेंज होगा मैग्नेटाइजेशन कर्व। और मैग्नेटाइजेशन चेंज कर्व चेंज होने से क्या होगा, आर क्रिटिकल, यानी कि आर क्रिटिकल जो है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, आर क्रिटिकल चेंज हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या हुआ, तुमने क्या करा, स्पीड को ब्लो करते चले गए, यानी कि N1 लाए, देन N2 लाए, देन N3 लाए। तो जब N3 पे लाए, बहुत ध्यान से देखना, तो ऐसे केस में क्रिटिकल रेजिस्टेंस की जो लाइन है, यानी कि जो स्लोप है, वो कम हो गया है फील्ड रेजिस्टेंस के स्लोप से। यानी कि क्या हुआ है, यानी कि जब देखो आप जब N1 पे थे, N1 पे, तो ऐसे केस में आर क्रिटिकल जो था वो बड़ा था RF से। ठीक है, जब तुम N2 पे आए तो आर क्रिटिकल जो था वो इक्वल हो गया RF से। ठीक है, तो ये वाली जो स्पीड थी इसको हमने कह दिया N क्रिटिकल। ठीक है, ये होगी क्रिटिकल स्पीड। अब तुम N3 पे चले गए, N3 पे जैसे ही गए तो आर क्रिटिकल का जो स्लोप था वो कम हो गया RF से। ठीक है, तो ये वाला जो केस था ये मैं बता चुका हूँ। इस केस में क्या होता है, वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस जो होता है वो फेल हो जाता है, वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस जो था वो फेल हो गया। क्लियर हो रहा है? तो ये जो थी, यानी कि ये स्पीड, तो अगर तुम्हारी स्पीड जो है n, जो n है वो अगर ग्रेटर नहीं, यानी कि लेस देन है n क्रिटिकल से, यही तो हुआ है, N2 क्या N3 से भी लो है। अगर इसका वो मैप बना दूं तो देखो N1 उससे कम N2 और उससे कम N3। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो अगर निकाला जाए, यानी कि कंक्लूड करा जाए, तो अगर स्पीड तुम्हारी, ठीक है, अगर तुम्हारी n जो है वो लेस देन है n क्रिटिकल से, तो ऐसे केस में क्या होगा,
वोल्टेज जो बिल्डअप प्रोसेस है, वोल्टेज बिल्डअप वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, वोल्टेज बिल्डअप फेल हो जाएगा। क्लियर हो गया? बहुत डिटेल मैंने बताया है, इससे ज़्यादा डिटेल तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा ये टॉपिक, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी बुक में ये ढंग का नहीं दिया होता है। ये बहुत ज़्यादा मैंने इसको सर्च करा था और काफ़ी ज़्यादा सीखने के बाद ये चीज़ समझ में आई है। ठीक है, तो याद रखना ये बड़ा ही टफ टॉपिक है, ईजिली नहीं समझ में आता है। क्रिटिकल रेजिस्टेंस अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता होता है क्या होता है और कैसे क्रिटिकल रेजिस्टेंस शिफ्ट होता है। ठीक है, तो इसको रिवाइज करते रहना, इस लेक्चर को, बड़ा इंपॉर्टेंट और टेक्निकल लेक्चर है। ठीक, तो इसमें मैंने बता दिया तुम्हें कि कैसे स्पीड के शिफ्ट होने से एन क्रिटिकल शिफ्ट होगा, और जिस पॉइंट पे यानी कि जिस स्पीड पे क्रिटिकल आर क्रिटिकल इक्वल हो जाएगा फील्ड रेजिस्टेंस के, वो कहलाएगी क्रिटिकल स्पीड। ठीक है, तो क्रिटिकल स्पीड, ठीक, क्लियर हो गया? तो अगर इस प्रोसेस को करा जाए, यानी कि इसको कंक्लूड कर दूं मैं, तो क्या हुआ, मैग्नेटाइजेशन कर्व स्पीड के कम होने से मैग्नेटाइजेशन कर्व शिफ्ट होगा, मैग्नेटाइजेशन कर्व शिफ्ट होने से आर क्रिटिकल की जो लाइन है वो शिफ्ट होगी, और एक समय आएगा जब वो क्या करेगी, नीचे चली जाएगी फील्ड रेजिस्टेंस की लाइन से। जिस समय वो नीचे चली जाएगी फील्ड रेजिस्टेंस लाइन से, उस समय तुम्हारा वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस जो होगा वो फेल हो जाएगा। तो यानी कि जो कंक्लूजन निकल के आया कि आपकी स्पीड जो है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन आपकी होनी चाहिए एक क्रिटिकल स्पीड से। ठीक है, ये तो रही ग्राफ की बात, यानी कि अगर मैं ग्राफिकली बात करूं, अगर मैं इसकी बात करता हूं कि फिजिकली ये ऐसा कैसे हो रहा है, इसको भी समझ लेते हैं, जैसे हमने रेजिस्टेंस केस में समझा था। तो देखो वो कह रहा है EGR रेजिडुअल फ्लक्स से तुम्हारा जनरेटेड रेजिडुअल वोल्टेज आ गया, लेकिन अब क्या होगा, वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है तुम्हारा, वो डिपेंड करता है एन पे, अगर एन पे और फाई पे। ठीक, तो अब क्या हो रहा है, अगर तुम क्या करोगे, EGR को, अगर एन को, स्पीड को कम करते चले जाओगे, तो क्या होगा, उससे EGR जो होगा वो भी कम बनेगा। EGR अगर कम बनेगा तो फील्ड करंट जो बनना था वो भी कम बनेगा, ऐसे केस में जो फील्ड फ्लक्स था वो भी कम बनेगा। तो ऐसे केस में फाई एफ प्लस फाई रेसिडुअल, यानी कि रेसिडुअल फ्लक्स प्लस फील्ड फ्लक्स जो बनेगा वो ऑलमोस्ट इक्वल टू हो जाएगा फाई रेसिडुअल, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है। समझ में आया? तो स्पीड कम करोगे तो फ्लक्स कटिंग एक्शन कम होगा, फ्लक्स कटिंग एक्शन से वोल्टेज कम बनेगा, वोल्टेज कम बनेगा तो ऑब्वियस चीज है फील्ड करंट कम बनेगा, फील्ड करंट कम होगा तो फील्ड फ्लक्स कम होगा, और वो क्या होगा, ऐसे केस में ये पूरा पूरा रेसिडुअल ही बना रहेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये चीज समझ में आ गई होगी। इसलिए स्पीड अगर तुम एक क्रिटिकल स्पीड से नीचे चले जाओगे तो ऑब्वियस ही चीज है तुम्हारा वोल्टेज बिल्डअप का प्रोसेस फेल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अच्छा, अगर इस पूरे लेक्चर को कंक्लूड करा जाए, जितना भी मैंने बताया है ओवरऑल, अगर ओवरऑल पिक्चर देखा जाए, तो दो केस हैं जिनकी वजह से हमारा सिस्टम फेल हो रहा है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर फाई फील्ड प्लस में फाई आर, यानी कि रेसिडुअल फ्लक्स, ये क्या है, ये तुम्हारा रेसिडुअल फ्लक्स, रेसिडुअल फ्लक्स, ठीक है, और ये है फील्ड फ्लक्स। ठीक है, फील्ड फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स, अगर ये तुम्हारा इक्वल निकल के आ जाता है रेसिडुअल फ्लक्स के बराबर ही, तो ऐसे केस में क्या होगा, नो वोल्टेज बिल्डअप, यानी कि अगर वोल्टेज बिल्डअप, क्लियर हो रहा है, रेसिडुअल फ्लक्स तो पहले ही मौजूद था, और जब तुम फील्ड फ्लक्स जो बन रहा है वो भी लगभग बराबर ही है, मिलान मतलब वो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है, बहुत कम बन रहा है, तो इन दैट केस वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस क्या होगा, फेल हो जाएगा। सेकंड केस इसी का एक दूसरा वर्जन कह सकता हूं कि अगर आई एफ फील्ड फील्ड करंट जो फ्लो करेगा ड्यू टू रेसिडुअल फ्लक्स, वो अगर जीरो है, यानी कि फील्ड करंट जो फ्लो करेगा ड्यू टू रेसिडुअल फ्लक्स के कारण, वो अगर जीरो है, तब भी हमारा क्या होगा, नो वोल्टेज बिल्डअप। इन दैट केस आल्सो जनरेटर तुम्हारा फेल हो जाएगा, डीसी जनरेटर कोई भी बल्ब नहीं जला पाएगा, वोल्टेज बिल्डअप का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? अच्छा, तो ये जो स्पीड वाली क्रिटिकल स्पीड, तो हमें क्या करना, सिंपल सॉल्यूशन है, एन की वैल्यू हमेशा ज्यादा रखनी है एन क्रिटिकल से, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आर की जो वैल्यू आर एफ वो कम रखनी है आर क्रिटिकल से, ये दो चीजें याद रखनी है। क्लियर हो गया? तो स्पीड जो है वो क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए, रेजिस्टेंस जो है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए, फील्ड रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसको रिवाइज करा देता हूँ। इसमें हमने चर्चा करी है कि कैसे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर जो दिखने में सब कुछ सही है, प्राइम मूवर भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो बल्ब नहीं जला पा रहे हैं, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन मैंने बताया, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की उनके अंदर कमी हो सकती है। ठीक है, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। दूसरा मैंने बताया कि तुमने क्या कर, मतलब उसका एक या तो हो सकता है टेस्टिंग नहीं की है, या हो सकता है आपने क्या करा है, वो एजिंग के कारण अपनी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को खो चुका है। दूसरा रीजन बताया कि फील्ड कनेक्शन जो तुमने लगाए हैं वो तुमने गलत लगाए हुए हैं फील्ड कनेक्शन। ठीक है, रिवर्स कर दो भैया उन्हें, क्योंकि हो सकता है फाई एफ माइनस फाई आर हो रहा हो, इसीलिए नहीं बन रहा है। अगर लेकिन तब भी दोनों चीजें सही है, तो तीसरा रीजन था क्रिटिकल रेजिस्टेंस को मैंने कॉन्सेप्ट समझाया क्या होता है। ठीक है, जो टेंजेंट लाइन पड़ेगी मैग्नेटाइजेशन कर्व पे, वो टेंजेंट लाइन, या कह सकते हो जो लीनियर रीजन को टच करते हुए लाइन जाएगी मैग्नेटाइजेशन कर्व के, वो लाइन जो कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस को समझाई, लाइन को बताएगी, और उसका जो स्लोप होगा वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। उसकी वैल्यू मैंने कहा कि क्रिटिकल जो फील्ड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हर हालत में RTCR यानी कि क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा होगा
तो आपका अगेन वोल्टेज बिल्डअप का प्रोसेस फेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये भी 2 तरीके से बता दिया। नेक्स्ट मैंने बताया कि स्पीड जो है, क्रिटिकल स्पीड क्या होती है? ऐसी स्पीड जिस पे क्रिटिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल हो जाती है फील्ड रेजिस्टेंस के, या स्लोप ऑफ क्रिटिकल रेजिस्टेंस लाइन इक्वल हो जाता है स्लोप ऑफ फील्ड रेजिस्टेंस लाइन के। तो इन दैट केस वो जो स्पीड होती है वो होती है क्रिटिकल स्पीड। तो हो क्या रहा था पहले इनिशियल केस में, यानी कि जब N1 ले रखी थी जो कि हाई स्पीड थी, इन दैट केस क्रिटिकल जो रेजिस्टेंस स्लोप था वो बहुत ज़्यादा था। ये देख रहे हो यहाँ पे ये है क्रिटिकल रेजिस्टेंस, और जो एन जो वो है फील्ड रेजिस्टेंस लाइन है वो जो कि फिक्स होती है, ये फील्ड रेजिस्टेंस लाइन है, ये फिक्स रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती। तो ये जो है छोटी थी। लेकिन क्या हुआ, जैसे तुमने स्पीड को कम करा N2 पे आए, तो N2 केस में क्या हो गया, जो तुम्हारा स्लोप RTCR था यानी कि जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस था उसकी लाइन इक्वली पास होने लगी तुम्हारी फील्ड रेजिस्टेंस की लाइन से। ये जो स्पीड थी क्रिटिकल स्पीड होगी। अब तुम अगर इससे भी नीचे चले जाओगे तो इन दैट केस तुम्हारा जो स्लोप होगा क्रिटिकल रेजिस्टेंस का वो छोटा हो जाएगा एज कम्पेयर टू स्लोप ऑफ फील्ड रेजिस्टेंस, और मोटर तुम्हारी वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस जो होगा वो फेल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे मैंने ये तीनों चीजें तुम्हें डायग्राम से लिख के समझा दी। नेक्स्ट आता है, तो ओवरऑल पिक्चर मैंने अगर निकालूं तो जब भी रेजिडुअल फ्लक्स प्लस फील्ड फ्लक्स अगर मिलके इक्विवेलेंट बनाएंगे रेजिडुअल फ्लक्स के, तो समझ लो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस कभी नहीं हो पाएगा। यानी कि तुम्हारा जो वोल्टेज है, जो फ्लक्स है, वो रेजिडुअल से आगे बढ़ना चाहिए। रेजिडुअल पे ही अटका रह गया तो कभी भी वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस नहीं होगा। दूसरा चीज, अगर फील्ड रेजिस्टेंस सॉरी फील्ड करंट की जो वैल्यू है रेजिडुअल फ्लक्स के कारण वो अगर जीरो है, तो ऑब्वियस चीज है फिर से वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये लेक्चर समझ में आएगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था, थोड़ा सा डीप और टेक्निकल लेक्चर है। आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आई होगी। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।